नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सबका MH1 प्राइम पर। मैं हूं दीपक अरोड़ा। दोस्तों, आज जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा, बड़े कद्दावर नेता, मनोहर पार्ट 1 सरकार के अंदर कृषि मंत्री के तौर पर जिम्मेवारी का निर्वहन किया और वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री ओपी धनखड़ जी की। धनखड़ जी से आज बात करने की कोशिश करेंगे, आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों को और राजनीति के परिप्रेक्ष्य के अलग अलग पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपना भविष्य कैसे देखती है और बहुत से और मुद्दों के ऊपर हम आज अध्यक्ष महोदय से जानने की कोशिश करेंगे। धनखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धनखड़ साहब, सबसे पहला सवाल, आप इस जुलाई के अंदर अपने अध्यक्ष के कार्यकाल के 2 साल लगभग पूरे करने वाले हैं। आपने संगठनात्मक तौर पर भी काफ़ी बदलाव किए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप क्या मानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जब से आपने अध्यक्ष पद संभाला है तब से कितनी मजबूत हुई और किस दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर आगे बढ़ रही है? देखिए, ये आकलन तो बाकी साथियों ने करना चाहिए, मीडिया ने भी करना चाहिए, जनता ने भी करना चाहिए। खुद मैं इस पर आकलन करूं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ बातें कह सकता हूं कि आज जब हम यहाँ से कोई बात कहते हैं, चाहे वो अमृत महोत्सव को लेकर है, चाहे पार्टी की नीतियों को पहुँचाने को लेकर है, मन की बात को लेकर है, बूथ पर कार्यक्रम करने को लेकर है, मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। 7800 वार्ड और गांव हैं। हमने तय किया कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जय हिंद बोस के नाम से एक ही दिन और एक ही समय पर मनाएंगे। मुझे खुशी है कि 6700 स्थानों पर वो जयंती मनी और 5200 से अधिक शहीद परिवार और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का सम्मान हुआ। अटल जी की जयंती हमने हर बूथ पर मनाने का तय किया था। 19,786 बूथ हैं। 16,000 बूथों तक हम अटल जी की जयंती मना पाए। हमने एक ही दिन में प्रयोग किया कि सभी मंडलों की बैठक एक दिन में करें। 307 मंडलों की बैठक एक ही दिन में हुई और 23,000 कार्यकर्ताओं ने उस बैठक में हिस्सा लिया। तो एक बड़े व्याप के साथ पार्टी की मशीनरी बहुत अच्छा काम कर रही है। उस मशीनरी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उनके काम से मुझे प्रसन्नता है। मेरे काम का आकलन पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, हरियाणा की जनता करेगी, हरियाणा का मीडिया करेगा। धनखड़ साहब, आप जैसे कि आपने जिक्र किया कि किस तरह से जो चीज़ों के अंदर बदलाव लाने का प्रयास आप और पार्टी लेवल पर मिलकर किया जा रहा है और उसके सकारात्मक परिणाम और सकारात्मक जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर पंचायत और निकाय चुनावों के भी चुनाव होने वाले। आज सुबह ही निकाय चुनावों की तारीख घोषित हुई 19 जून को। आप उसको लेकर भी लगातार संगठनात्मक तौर पर बैठकें कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या देखते हैं निकाय चुनाव जो भी घोषित हो गए हैं और पंचायत चुनाव आने वाले समय की रणनीति क्या और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम काफ़ी समय से नगर परिषद, नगर पालिका चुनाव के लिए लगे हुए हैं। हमने मूलचंद जी की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने पूरे हरियाणा का होमवर्क किया। फिर हमने अभी 48 स्थान थे, अभी 46 की अनाउंसमेंट हुई है, 28 और 18। हमने सब जगह इलेक्शन इंचार्ज बनाए हुए हैं। हमने अपनी वहाँ की बूथ कमेटियाँ बनाई हुई हैं। वहाँ हमने सीनियर नेताओं के टूर करा दिए हैं। मैं भी 5 जगह जाके आया हूँ, जींद, सफ़ीदों, भिवानी, गोहाना, गन्नौर। कंवरपाल जी गए हैं, कमलेश ढांडा गई है, संदीप सिंह जी गए हैं, मूलचंद जी गए हैं। जिन भी सीनियर नेताओं की ड्यूटी लगाई थी उन सब ने इनका टूर कर लिया है। हमने हर स्थान पर एक विस्तारक भेजा हुआ है और पूरी तैयारी में हम इस चुनाव की में है। हमारी बूथ तक की तैयारी पूरी तरह से है और हमें इस बात की खुशी और आनंद है। हम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे
ये चुनाव अनाउंस हों थोड़ा देरी हुई है हमारे हिसाब से, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। पंचायत के चुनाव मुझे लगता है 2 महीने बाद होंगे, शायद अगस्त तक जाएंगे, क्योंकि जैसा अखबारों में छपा था चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने अपनी वार्डबंदी करनी पड़ेगी। कंवरपाल जी की लीडरशिप में हमने अपनी एक कमेटी बनाई हुई है और वो भी पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव की दृष्टि से हमारा पूरा कैडर इस चुनाव की दृष्टि से पूरी तरह से मैं कहूँगा कि तैयार है और बहुत ही कटिबद्धता के साथ तैयार है। धनखड़ साहब, आपकी हरियाणा प्रदेश के अंदर संयुक्त सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जिसको सहयोग और समर्थन प्राप्त है जननायक जनता पार्टी की तरफ से। जननायक जनता पार्टी की तरफ से पिछले दिनों एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंचायत और निकाय चुनाव में वो बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया या बयान नहीं है। इसको क्या समझा जाए? मेरी 2 बार निशान सिंह जी से बात हुई है, कल भी हुई थी, और मैंने उनको कहा कि भाई हमारी जो प्रदेश पदाधिकारी बैठक है, प्रदेश कार्यकारिणी बैठक है और इलेक्शन कमेटी की भी बैठक है, क्योंकि ऐसे सारे मामलों में जिस कमेटी को अख्तियारात रहते हैं वो इलेक्शन कमेटी रहती है। तो 28 तारीख शाम को मैंने इलेक्शन कमेटी बुलाई है और उसी दिन हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमको चुनाव में किस रूप में जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव में जाने पे भी कई तरह की चर्चाएं, क्या छोटी पालिकाओं में निशान पे जाएं कि नहीं जाएं। तो जब निशान पे जाने नहीं जाने का मतलब रहता है तो फिर गठबंधन का ही मतलब नहीं रहता, जो कि निशानों के साथ गठबंधन होते हैं। वार्डों में निशान पर जाएं कि नहीं जाएं, और परिषदों के बारे में हमारा मोटा मोटा मत बना हुआ है कि चुनाव निशान पर लड़ना चाहिए। तो उनके साथ जाने के विषय पर भी चर्चा इलेक्शन कमेटी में 28 तारीख को शाम को होगी। जेजेपी नेता हैं दिग्विजय चौटाला, पिछले दिनों इनका एक बयान आया कि रानिया सीट इस बार जेजेपी हर हाल में जीतेगी, जबकि हमने इसी कार्यक्रम के दौरान साक्षात्कार किया था बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के साथ। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की नीतियों में पूरी तरह से जो है विश्वास व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में भी मैं जो मेरा समर्थन या मेरा साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार के साथ मेरा विश्वास बना रहेगा और मैं आने वाले समय में भी पार्टी के साथ जुड़ के ही आगे लिए चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जेजेपी की तरफ से या दिग्विजय चौटाला की तरफ से इस तरह का बयान आना कि जेजेपी इस बार रानिया से चुनाव जरूर जीतेगी, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, गठबंधन जो है वो अभी इस टर्म के लिए है, अगली टर्म अगली शुरू होगी। जब अगली टर्म होगी तो अगले विचार होते हैं। जेजेपी के नेता जिनकी आप चर्चा कर रहे थे वो रोज कहते हैं मेरे भाई का डिप्टी हटा दो। तो ये सबको अपने अपनी बात कहने का, अपने अपने सपने देखने का हक है। चौधरी रणजीत सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी बीजेपी में थे और मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ उनका जो स्वभाव और वैचारिक, मैं कहूँगा कि जिस तरह से मैं उनको देखता हूँ, दोनों बहुत, जैसे रणजीत सिंह जी ने कहा है वैसे ही घुले मिले हुए हैं। तो एक अच्छे मैं कहूँगा कि बेशक वो निर्दलीय जीत के आए हैं, लेकिन एक अच्छे भाजपाई की तरह से उनका व्यवहार है। तो उस नाते से वो हैं निर्दलीय, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से बीजेपी के मंत्रीगण व्यवहार करते हैं ऐसे ही चौधरी रणजीत सिंह जी व्यवहार करते हैं। धनखड़ साहब, अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हाल फिलहाल में पूरे सोशल मीडिया पर, चैनलों पर, राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा का विषय बने रहे। अभी पिछले दिनों ही, कुछ दिन पहले ही केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाई और उसके दाम को कटौती करने का काम किया। मेरा एक बड़ा ही सरल और सीधा सा सवाल है धनखड़ साहब आपसे। मार्च के अंदर पेट्रोल की कीमत 95 रुपये थी, जो अब आते आते 104 रुपये कुछ पैसे हो गई। डीजल की कीमत जो 87 रुपये थी वो 97 रुपये हो गई। पहले सरकार 10 रुपये का उसके ऊपर रेट बढ़ाती है और 2 महीने बाद केंद्र सरकार इस बात की घोषणा करती है कि एक्साइज ड्यूटी घटाकर हम इस पैसे को घटाने और जनता को राहत देने का काम करते हैं। इसमें मेरे 2 सवाल निकल कर आते हैं। पहला सवाल धनखड़ साहब कि अगर ये, क्योंकि ये सरकार का प्रोरोगेटिव है, ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के पास अधिकार है कि वो अपने एक्साइज ड्यूटी को घटाकर जनता को कभी भी राहत दे सकती है, तो क्यों जनता, क्यों इस समय की वेट क्यों करनी पड़ती है कि जब जनता त्राहिमाम करने लगे तभी सरकार को ये डिसीजन लेने का या फैसला लेने की याद आती है? एक चीज़। दूसरा ये कि आप खुद ही पहले उसके रेट बढ़ाते हो और आप खुद उसके रेट बढ़ाते हो और 2 महीने बाद करके उसकी पूरी वाहवाही जो है, हर तरफ पार्टी के हर नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुखर होकर उसकी वाहवाही लेने का काम करते हैं।
और धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि जी आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, जनता को राहत देने का काम किया। जनता तो 2 महीने पहले उस स्थिति में थी जिस पे लाया गया उसको। देखिए, सबको अपने अपने ढंग से चीज़ों को नज़रिए से देखने का हक है। केवल आपका ही नज़रिया परफेक्ट है ऐसा नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोगों का नज़रिया भी है, और उनके नज़रिए में से चीज़ें जो घटित होती हैं उसी में से डिसीजन आते हैं। जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि एक समय था जब बॉन्ड्स रखे गए, देश पर भार बढ़ता गया, और हमेशा ये कोशिश रही कि किस तरह से हम जो है देश की इकोनॉमी को इस प्रकार की उससे बाहर से बढ़ने नहीं दें। जैसे मैं यहाँ बिजली का देखता था, 25,000 करोड़ रुपए का बिजली का कर्ज सरकार को लेना पड़ा था बिजली विभाग का। ऐसे ही पेट्रोलियम की स्थिति कांग्रेस ने अपने ज़माने में की, और इसको स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का काम हुआ बाद में, और इसलिए जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े रेट बढ़ते चले गए। और हर समय सरकार इस बात का ध्यान भी रखती है कि थोक मूल्य सूचकांक क्या है, पेइंग कैपेसिटी कैसी है, क्योंकि सरकार को समग्रता में देखती है, वो किसी चीज़ को एकांगी नहीं देख सकती, क्योंकि बात करने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी बात करता है, एकांगी करता है। तो सरकार जब समग्रता में देखती है, जब उनको लगता है कि हाँ अब इस लेवल पर हम कंफर्टेबल हैं, हमारी इकोनॉमी उस नाते से मजबूत है, हमारे पास जितने रिसोर्सेज चाहिए थे उपलब्ध हैं, अब हम इन विषयों में राहत दे सकते हैं, तब वो उस प्रकार के डिसीजन लेती है। मैं अभिनंदन करता हूँ मोदी जी का कि उन्होंने ये निर्णय लिया और अपने विवेक से अपने हिसाब से सही समय पर लिया, और उससे जो राहत मिलनी चाहिए वो मिलेगी, इसका आनंद सबको है। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, बहुत से प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र ने तो राहत देने का काम किया एक्साइज ड्यूटी को और घटाकर, क्या प्रदेश सरकार भी इसको उसके पीछे चलते हुए, इसका अनुसरण करते हुए, उसमें जो प्रदेश का जो स्टेट टैक्स लगता है उसमें कटौती करके कुछ और राहत देने का काम करेगी प्रदेश की जनता को? जिस समय ये सब हल्ला बोलते हैं उस समय मैं एक बात जरूर कहूँगा, एक कंट्रास्ट है, एक विद्रूप है। जो कांग्रेसी हल्ला बोलते हैं वो अपने राज्यों में नहीं घटाते हैं। पिछले बीजेपी शासित सभी राज्यों ने घटाया था, हरियाणा सरकार ने भी घटाया था, लेकिन यहाँ जो ट्वीट करते हैं रणदीप सुरजेवाला, यहाँ जो प्रदर्शन करते हैं कांग्रेस भाई, वो राजस्थान के बारे में चुप हो जाते हैं। तो इसलिए ये अब जनता से किसी भी बात की दूरी नहीं है, जनता सब चीज़ों को समझती है। इसका मतलब ये है कि उनके मन में कोई संवेदना है ऐसा नहीं है, वो केवल पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कहते हैं और उसमें फिर दम नहीं बचता है। इसलिए इस तरह के जो बयान करने वाले लोग हैं उनको पहले अपने राज्यों में जो पहले हुआ वो ठीक करना चाहिए। जहाँ मैंने पहले कहा कि अलग अलग राज्य की अपनी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, उसके कंफर्ट के हिसाब से कि कितने रिसोर्सेज हैं। देखिए, सरकार भी एक बड़े घर की तरह से होती है, समाज में कहना हो तो मैं कहता हूँ एक गौशाला की तरह से होती है। समाज से इकट्ठा करती है और समाज के कामों पर खर्च करती है। अभी पिछले दिनों रोहतक के अंदर एक कार्यक्रम हुआ धनखड़ साहब, परशुराम जयंती पर। आपके पार्टी के ही सांसद और बहुत ही वरिष्ठ नेता अरविंद शर्मा ने एक बयान दिया आपके पूर्व मंत्री के खिलाफ, मनीष ग्रोवर जी के खिलाफ। उस जो उन्होंने बयान दिया, जो टिप्पणी की, उसको लेकर कैसे देखते हैं? और उसको लेकर इस टाइम पे बहुत से जो है ना अलग अलग लोगों की विचार निकल कर आ रहे हैं, भावनाएं निकल कर आ रही हैं। हर आदमी उसको अलग तरीके से आकलन करने का प्रयास कर रहा है। आप बतौर प्रदेशाध्यक्ष आप कैसे देखते हैं कि एक इतनी महत्वपूर्ण पद के ऊपर, जिम्मेवारी पे होने, एक सांसद होने के बावजूद इस तरह से अपनी पार्टी के ही एक पूर्व मंत्री के ऊपर, और बहुत ही जिम्मेवार जो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी है, मजबूत नेता हैं मनीष ग्रोवर जी, उनके लिए इस तरह की टिप्पणी करना, उसको कैसे देखते हैं आप? सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए, पार्टी की मर्यादा है। कल उनका फ़ोन आया तो मैंने उनको कहा, खुद अरविंद जी का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा कि नहीं, पार्टी की मर्यादा में रहकर ही सबको बात कहनी चाहिए। हमारी पार्टी के अनेक ऐसे प्लेटफार्म हैं जहां हम बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर वो थोड़े उस दिन भी अतिवादी थे जब वो बहुत उनके फेवर में गए थे, कल भी अतिवादी थे। तो पार्टी में मेरी सबको ही सलाह है कि किसी को भी बहुत अतिवादी नहीं होना चाहिए। संयम, मर्यादा, संतुलन, ये गुण है राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये ठीक है, हमको किसी के निर्णय से, किसी के निर्णय प्रक्रिया से, किसी के उस समय की जो स्टैंड किसी व्यक्ति ने लिया, हमारा मतभेद हो सकता है और होने भी चाहिए। लोकतंत्र में मतभेद कोई बुरी बात नहीं है, मनभेद नहीं होने चाहिए, हम ये कहते हैं।
क्योंकि अगर 2 राय नहीं होंगी, 3 राय नहीं होंगी तो लोकतंत्र में चर्चा कैसे होगी। लेकिन ये मामला तो बहुत सुस्पष्ट था और उसमें कोई एतराज़ भी नहीं था। इस इश्यू को मुझे लगता है कि जब कोई ज़मीन दे दी गई है लीज पर और कैबिनेट के थ्रू दी जाती है ज़मीन लीज पे, मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, पंचायत केवल प्रपोजल रखती है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, स्वीकार तो करती है। ये तथ्यों की जानकारी तो अरविंद शर्मा जी को भी होगी। जब मैंने बताया खुद उनको, उन्होंने कहा भी, मैंने उनको बताया है, उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैंने उनको कहा कि ये लीज पर गई हुई ज़मीन है तो किराएदार कभी ईडीसी चार्ज नहीं देता, वो केवल किराया देता है। तो लीज मनी आपको जमा कराना चाहिए जो आपका है, ईडीसी आपका बनता नहीं है। जब कैबिनेट ने एक बार कोई फैसला कर लिया है तो वो ज़मीन बेशक नगर पालिका में, नगर निगम में आ गई है, ज़मीन तो आपके पास ही है वो, क्योंकि कैबिनेट का फैसला थोड़ी बदला है। तो आप अपनी ईडीसी जमा कराए, वो क्या करें, अपना लीज मनी जमा कराइए जो आपका किराया बनता है। एक तरह से 33.5 साल की लीज ली है और बाकी तो उस पर बनता नहीं है, तो अपनी बात रखिए। तो ये बहुत मतलब ऐसा विषय नहीं था जिसको बहुत ऐसे शब्दों में कहा जाए, बिल्कुल सहज सरल बात थी और सहज सरल शब्दों में इसको आगे बढ़ना चाहिए था। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है, कोई इसमें बीच में इसमें एक कुछ गड़बड़ हुई है कि जिसको लीज पे गई हुई ज़मीन का म्यूटेशन हो गया संस्था के नाम, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी लीज की ज़मीन का नहीं हो सकता, खरीदी हुई ज़मीन का होता है। खरीदी नहीं गई थी, पंचायत की ज़मीन खरीदने का हक भी नहीं दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। और फिर वो सब जब समझ में आई प्रशासन के तो उन्होंने वापस कर लिया, वो एक अलग पेच है। लेकिन ये सारी की सारी अगर लीज की ज़मीन है तो उस पर ईडीसी बनता नहीं है, क्योंकि वो किराएदार हैं, लीज मनी वो दे रहे हैं, लीज मनी उनको देना चाहिए। ये बहुत क्लियर बात थी, मैंने खुद अरविंद जी को ये सारी बात स्पष्ट की थी। उसके बाद मुझे लगता है कि जब इतनी स्पष्टता के बाद मैंने कहा कहिए आप, ये मैं जो बात कही सरकार से भी और मुख्यमंत्री जी से बात करके कही थी, तो बहुत उसमें ऐसे जिसको मैं कहूँगा कि सहज सरल स्पष्ट बात को जितनी सहज सरल मृदुता से कहा जाए उतनी और सुंदर होती है। धनखड़ साहब, एक सवाल और निकल कर आता है। आपके पार्टी के ही कई बार वरिष्ठ नेता या कई बार विधायक भी ऐसा बोलते हुए देखे गए हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी बातों पे सुनवाई नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते। और ऐसी बात भी निकल कर आती है कि जो आपकी सहयोगी पार्टी है, सहयोगी पार्टी के कहने पर बहुत से काम हो जाते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं विधायकों के कहने पर भी अधिकारी उनके कामों की सुनवाई नहीं करते। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता नहीं मेरे अध्यक्ष बनने के बाद कोई बात मुझे ऐसी आई हो। मुख्यमंत्री शिवम सबकी बात सुनते हैं। एक बार तो पूरा 1 महीना हमने कार्यक्रम चलाया कि हर मोर्चा, हर प्रकोष्ठ जाकर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेगा। महीने में एक बार मुख्यमंत्री जी सभी विधायकों के साथ बैठते हैं। अभी 100 से संपर्क में मैं भी सबको मिल रहा हूँ, वो भी मिल रहे हैं, सब सीनियर लोग मिल रहे हैं। तो इस तरह की कोई बात जहाँ मैं कहूँगा कि कोई ऐसी बात जो कही जा रही है, ऐसी बात कहीं भी नहीं है। तो आप इस बात को खारिज करते हैं कि जो अधिकारी बहुत सुनवाई नहीं करते? आपका मानना है कि पूरा सामंजस्य और तालमेल अधिकारी और नेताओं के बीच में है? बार बार जो है ये अधिकारी खूब अच्छे से सुनते हैं, ऐसी कोई कठिनाई का विषय नहीं है। और मैंने उसके बाद ये भी कहा है हमारे सब कार्यकर्ताओं को कि सही बात के लिए आप प्रदेश अध्यक्ष हो, कहीं आपकी बात में कहीं भी कठिनाई आई हो तो आप तुरंत मुझ तक पहुँचाइए। धनखड़ साहब, एक आपकी सरकार के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर, उसके इतिहास के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, कुछ चीज़ों को हटाने की बात की जा रही है। इस तरह की ज़रूरत क्यों आन पड़ी और इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि जो पाठ्यक्रम के अंदर छेड़छाड़ करने की या चीज़ों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, इसको कैसे देखते हैं आप? अब वाइपर टापू का नाम जानते हो? कहाँ है, कैसा है? आप बेहतर बता सकते हैं। हाँ, आप शेर अली अफरीदी को जानते हो? आप आज़ादी का झंडा सबसे पहले किस नेता ने कहाँ फहराया, किसी इलाके को आज़ाद करके, वो तारीख और जगह पता है आपको? यही सवाल हैं जिसके कारण से ठीक करना चाहिए। लेकिन उसमें हटाने की नहीं, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। अगर आपने एक तरफा इतिहास लिखने का प्रयास किया है, आपने इतिहास के सही तथ्यों को छुपाया है, पाप किया है इस देश के साथ, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। मैं इस देश में पढ़ा, आज़ाद भारत में पढ़ा, MA MEd तक पढ़ा। मुझे नहीं पता था कि 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद करा के वहाँ पर
देश का झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा छुपाया कांग्रेस ने, डी सेरेमोनियल किया उसको। वाजपेयी जी की सरकार आई जब भैरव सिंह शेखावत फहरा कर आए, और मोदी जी की सरकार आई जब मोदी जी जाकर फहरा कर आए। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? झांसी की रानी की सेना के 200 सैनिकों को 1858 में अंग्रेज वाइपर टापू पर लेके गया था। 736 लोग बाद में दूसरे जहाज़ों में गए थे। क्या इस देश को वाइपर टापू पता है? इस देश को चैन गैंग जेल पता है कि 7-7 लोगों को बेड़ियों से बांध दिया जाता था, मरने के बाद खोलते थे? जिन लोगों को देश की मिट्टी नसीब नहीं हुई, उनका इतिहास छुपाया गया इस देश में। एक बार किसी भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा नहीं हुई, एक भी कांग्रेसी को फांसी नहीं हुई। आज दिला दी आज़ादी बिना तलवार बिना ढाल, ऐसा थोड़ी हुआ है। 26,000 लोग बलिदान हुए आज़ाद हिंद फौज के। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने सीने पर गोलियां खाई हैं, फांसी के फंदे पर चढ़े हैं। कितनी बड़ी क्रांतिकारियों का बलिदान है। वो 13,500 लोगों को रिकॉर्ड है अब भारत का, न्यायालय से सजा दी गई है। झांसी के रोहनाथ गांव को सरेआम उजाड़ दिया गया, भिवानी जिले में। अभी लाल सड़क पर नांदा खाती को और वहाँ लोगों को कोलडी से रगड़ दिया गया। लिबासपुर के उद्यमी राम और उसकी पत्नी को जैसे ईसा मसीह को लटकाया था, 35 दिन तक पेड़ों पर लटकाए रखा। ये इतिहास छुपाने का पाप जिसने किया है, उसको अब माफ नहीं किया जाना चाहिए। लाला हुकमचंद जैन, फकीरचंद जैन, उसका 14 साल का भतीजा, इसका कोई दोष नहीं था, कोर्ट से माफ कर दिया, उनके घर के सामने फांसी पर लटकाए थे। कौन बताएगा देश को? ये देश के सामने सच्चा इतिहास आना चाहिए। झूठा इतिहास जो लिखा गया, पढ़ाया गया, इस देश में वो बहुत बड़ा पाप किया है। सारी की सारी तथ्य आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इस देश की वीरता का इतिहास देश के सामने लाने की आवश्यकता है। एक एक कितना कितना कैसे लोग लड़े थे यहाँ पर, कितने बड़े बड़े बलिदान। वो कुलड़ी पड़ी हुई सोनीपत में अभी भी, जहाँ लिबासपुर के लोगों को रगड़ा गया था जिस कुलड़ी से। वो वीरता की गाथाएं देश के सामने आना बहुत जरूरी है। जिन्होंने पाप किया था, उस पाप से अब उनको तकलीफ होती है तो हो। देश का सच्चा और सही इतिहास देश के सामने बिल्कुल आना चाहिए, और ये सही काम हो रहा है, और ये किया जाना चाहिए, व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। एक एक वीर गाथा, 3,27,000 लोगों का रिकॉर्ड है बलिदान होने का। तो आप ये मानते हैं छुपाया कांग्रेस ने, पाठ्यक्रम के पाप करके छुपाया। केवल और केवल कांग्रेस दीप्यमान दिखे, कांग्रेस का योगदान है, मैं मना नहीं करता, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का योगदान, लेकिन क्रांतिकारियों का योगदान, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब कांग्रेस नहीं थी, वो सब चीजें आनी चाहिए। गुलाब सिंह सेने आने चाहिए ना, नाहर सिंह के सेनापति आने चाहिए ना, नाहर सिंह। भूरा वाल्मीकि आना चाहिए ना, वो भी सेनापति था विजय सिंह नाहर का। ये जो इतिहास छुपा कर रखा है, ये जो पाप किया है, इसको कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। देश का इतिहास देश के सामने आना चाहिए कि देश के लिए कौन लड़े, कैसे उन्होंने प्राणों के बलिदान दिए, किस तरह से दिए, किन हालात में लड़े, किन तकलीफों में लड़े। अरे शहीद गीत गाता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा। अरे अंडमान निकोबार वाले तो मिट्टी में भी नहीं मिले, मिट्टी नसीब नहीं हुई देश की, समुद्र में फेंक दिए जाते थे फांसी तोड़ पर। सामूहिक फांसी, 3 फंदे एक साथ हैं। कहीं 3 फंदे देखे हैं? एक फांसी कहीं दुनिया में होती है, खबरें बनती हैं। कहीं आपने देखा कि अंतिम क्रिया मरने से पहले कर दी जाए? जीते जी, क्योंकि बाद में तो समुद्र में फेंकना है, मरने के बाद अंतिम क्रिया होनी नहीं, मछलियों ने खाना है। ये जो पाप किया है, इतिहास को छुपाने का, उनकी वीरता को छुपाने का, उनकी तेजस्विता को छुपाने का, वो सब देश के सामने आना चाहिए। अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ और एसवाईएल को लेकर हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने हुई। काफ़ी बहस और काफ़ी बातचीत के दौर इस पर चले, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। पिछले 7 साल से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी भी एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा घाटे के बजट की स्टेट है, पानी के घाटे के बजट की। हम सरप्लस वाले नहीं हैं। हम 2 करोड़ एकड़ फीट पानी इस्तेमाल करते हैं सालाना, यानी 1 करोड़ एकड़ ज़मीन पे 2-2 फीट पानी खड़ा हो जाए, इतना। 1 करोड़ फीट हमारे पास नहरी पानी है, इसमें से 60 लाख एकड़ फीट भाखड़ा डैम से आता है, 40 लाख एकड़ फीट यमुना से आता है, और 1 करोड़ एकड़ फीट हम ज़मीन से निकालते हैं।
हमारी बारिश 1,20,00,000 एकड़ फीट है, लेकिन रिचार्ज हम केवल 60 लाख एकड़ फीट कर पाते हैं। हमको सरप्लस पानी का जो बंटवारा है वो 19 लाख एकड़ फीट, पंजाब से 60 की बजाय 79 मिलना है, और वो 19 लाख एकड़ फीट पानी हमको मिलना चाहिए, हरियाणा की ज़रूरत है। दूसरी बात, अभी एक ही चैनल से पानी आता है, भाखड़ा मेन ब्रांच कहते हैं उसको, मैं सिंचाई मंत्री रहा हूँ। अगर दूसरा चैनल नहीं बना, किसी दिन दिक्कत आ गई तो क्या होगा हरियाणा का, क्या होगा दिल्ली का? इसलिए अल्टरनेट चैनल चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत है नहर बने, किसी कारण से कभी कोई दिक्कत आए तो दूसरे चैनल से पानी मिले। 2000 क्यूसेस रोज़ पीने का पानी लगता है भाई साहब, खेती तो उसकी अतिरिक्त बात है। 6000 क्यूसेस पानी होता है जब हरियाणा के सिस्टम चलते हैं। बहुत काले कानून पास किए थे कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने, रातों रात, आपको पता है, प्रेसिडेंशियल डिफरेंस उस पर भेजा गया था, सरकार ने, केंद्र ने भेजा था, उस पर हमारे पक्ष में फैसला आ चुका है। अब केवल इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मैं कहता हूँ अब इस पर राजनीति का विषय नहीं है, अब सब तरह से ये विषय मथा जा चुका है, विचार हो चुका है, चिंतन हो चुका है, आंदोलन हो चुके हैं। अब तो ये पानी मिलना चाहिए, और ये केंद्र, हरियाणा सरकार गई हुई है कोर्ट में कि आपका जो फैसला है हमारे हक में, उसको आप इम्प्लीमेंट कराइए। तो मुझे लगता है कि ये तुरंत हरियाणा के हक में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पंजाब में नई सरकार बनी है, उनको अच्छे से पता है कि दिल्ली को पीने के पानी की ज़रूरत पड़ती है। 1000 क्यूसेस से 1050 क्यूसेस पानी वो लेते हैं लगातार, हरियाणा से ज़्यादा पानी ले रहे हैं उनके हक की तुलना में। तो उनको इस बात का पता है, पहले तो उनको पता नहीं था, जब वो दिल्ली में थे ना, उनको ज़्यादा पता नहीं था। पहले वो कह देते थे हरियाणा पानी नहीं दे रहा, उनको ये नहीं पता कि उनका पानी हम भाखड़ा डैम से लाते हैं, मेन ब्रांच से, उसके बाद हम CLC में यहाँ करनाल लाकर उसके बाद वहाँ तक पहुँचाते हैं, और उनको जितना हक है उससे फालतू देते हैं। लेकिन अब तो उनको पता लग गया, इसलिए अब पंजाब में भी उनकी सरकार है, पहला काम उनको ये करना चाहिए कि दिल्ली को और हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। अगर दिल्ली को ज़्यादा ज़रूरत है तो वो वहाँ बात करें, लेकिन हरियाणा का पानी मिलेगा तो ही हम आगे देने की स्थिति में होंगे। तो ये तत्कालिक आवश्यकता है, ये कोई पॉलिटिकल इशू बनाकर रखने की अब इसको ज़रूरत नहीं है। पानी जो है वो अब निहायत आवश्यकता है, और इस पानी के बारे में तो बहुत पहले कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो आप पार्टी को आँख में भी पानी रखना चाहिए, शर्म जिसको कहते हैं, और हरियाणा के हक का पानी भी देना चाहिए। अभी बात करते हैं धनखड़ साहब, हरियाणा प्रदेश के अंदर आपकी विपक्षी पार्टियों की, आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, जो आपके 7 साल से पहले 10 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज रही। हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रही 10 साल तक। अभी पिछले कुछ समय से उनकी जो संगठनात्मक तौर पर जो नियुक्तियाँ होनी थी वो लंबित चल रही थी। अभी हाल फिलहाल में प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर उदयबान को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, और साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्मूला भी लागू किया गया, जो पहले पंजाब में किया था, लेकिन हालांकि वो चाहे पंजाब में फेल रहा, पंजाब में लागू किया हुआ, और हिमाचल में भी इसी के चलते हुए प्रदेशाध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्मूला किया गया। इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऊर्जा से लबरेज दिखाई दे रहे हैं और फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने के मूड में है। क्या देखते हैं जो संगठनात्मक तौर पर जो बदलाव किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? कांग्रेस पार्टी क्या मजबूती के साथ वापसी करने में सक्षम हो पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निरंतर 7 साल से विकास के पथ पर, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विकास के पथ पर साफ नीयत, नेक नीयत के साथ जनता के बीच में जाकर काम करने का कर रही है, क्या उसी के साथ, उसी एजेंडे के साथ, उसी नीतियों के साथ, उन्हीं भावनाओं के साथ दोबारा फिर से पुनः सरकार बनाने में कामयाब होगी, या कांग्रेस कांग्रेस का इस फॉर्मूले का या हुड्डा जी को पूरी कमान देने का कोई लाभ मिलेगा? देखिए, जब ये मोबाइल नहीं थे ना, जिनके घरों में फ़ोन नहीं थे, तो PP नंबर होते थे, तो जिनका अपना एक नंबर होता था तो उसका वही होता था, लेकिन जिसके अपने नंबर होते थे, उसके नहीं होते थे, उसके PP नंबर कई होते थे। जब केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर होता है तो कई सरदार बनाने पड़ते हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व के कमज़ोर होने की निशानी है। नहीं तो एक ही काफ़ी है अध्यक्ष। तो आप मेरे से बात कर रहे हैं भाई, जनरल सेक्रेटरी हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष क्यों? लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि भी हम सारी जाति, धर्मों और वर्गों का ख्याल रखने की वजह से समीकरण ऐसा बनाते हैं कि जिससे हर तरह से धरातल पर पार्टी को मजबूती मिले और हर आदमी को साथ लेकर चलने का काम बाकी पदों पर लेकर क्यों नहीं चल सकते? उसमें क्या दिक्कत है?
इसका साफ मतलब ये है कि केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर है, किसी एक अध्यक्ष पर वो पार्टी को लेकर चलने की स्थिति में नहीं है। और इसी कारण से यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में पार्टी की दुर्गति हुई है। पार्टी लगातार रसातल की तरफ जा रही है। कांग्रेस की तो चिंता का विषय ये है कि भी वो रसातल की तरफ जा रहे हैं। दूसरा विषय है कि पहले 2 अध्यक्ष बने, अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे, गरीब घरों के थे, उनको कार्यकारिणी नहीं बनाने दी गई। एक को तो लट्ठों से मारा, मीडिया ने सारा ने दिखाया, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। ऐसी स्थिति खुद इन्होंने ही पैदा की जिनका आप नाम ले रहे थे कि कार्यकारिणी नहीं बनाने दी उन लोगों को। यही कांग्रेस की रस्साकसी चलती रही। और अभी भी उदय भान जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन 4 जैसे पीछे लगा दिए हैं, पंजाब में लगाए थे। मुझे नहीं लगता कि कोई भविष्य कांग्रेस का अब किसी को कहीं भी दिखाई देता है। कांग्रेस के ही लोग मैं कहूँगा कि इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे। लेकिन बहुत एक गुट कांग्रेस के लोग ही जो है वो आपको दिख रहे ना, कुछ दिनों की फोटो में आप देखिए। तो कांग्रेस कोई अब ऐसी आगे बढ़ने वाली पार्टी है, ऐसे नहीं है। कांग्रेस तो अब देश भर में पीछे जाने वाली पार्टी है। तो आप मानते हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में आपको नहीं, देश में कहीं नहीं बचा तो यहाँ कहाँ बचने वाला है। लेकिन हरियाणा की राजनीति के अंदर जो लोग हैं, राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, वो तो उनका मानना ये है कि हुड्डा जी ही कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। ऐसा बहुत से लोगों का मानना था, जिसके चलते उनको इस तरह से रणनीति। भैया उत्तराखंड में कह रहे थे कभी आए ही नहीं, वापिस हम ही आएंगे। बहुत रणनीतिकार थे, समझदार थे। क्या हुआ भाई? यूपी में कह रहे थे लड़की है, लड़ सकती है, यहाँ वो एक लड़की ने निपटा दी, बेचारी को कार्यकारिणी नहीं बनाने दी। तो ये देखो, क्लेम एक अलग विषय है और दावे कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको अड़ोस पड़ोस का माहौल देखकर तय करना पड़ेगा कि अब इनका चल क्या रहा है। आप सराउंडिंग से आंख थोड़ी मिल सकते हो। तो इसलिए कांग्रेस अपने ही तरीके से अपनी लुटिया डुबाने में लगी हुई है। और मुझे लगता है कि जब तक केंद्रीय कांग्रेस मजबूत नहीं होती तब तक, क्योंकि उसका प्राण कहाँ है? क्या कहीं कांग्रेस का प्राण राज्यों में है? नहीं। क्या कांग्रेस का प्राण उसके संगठन में है? नहीं। कांग्रेस की सारी ताकत कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में रही है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होने के बाद कांग्रेस ने बहुत पहले ही कभी इंदिरा जी के ज़माने पर अपनी राज्य इकाइयों को कमज़ोर कर दिया था। उसके बाद मजबूत राज्य इकाइयों को वो लेकर चल नहीं पाए, और आज जो उसका अंश स्थिति बनी है, तो उस स्थिति का ये परिणाम है कि वो सिमट गई है। केंद्रीय कमज़ोर हुआ तो सब जगह कमज़ोर हो गई। चलिए, कांग्रेस के अलावा पिछले काफ़ी समय से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला रहा या प्रतिद्वंदी पार्टी के तौर पर रही, वो कांग्रेस पार्टी रही। अभी हाल फिलहाल में कुछ समय के बाद दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने बाकी प्रदेशों के अंदर भी दस्तक देने का काम किया। हालांकि अभी जो पिछले दिनों में पिछले कुछ महीनों पहले 5 राज्योयों के चुनावी परिणाम आए थे, उसमें से एक राज्य के अंदर वो सरकार बनाने में कामयाब हुए। 4 राज्यों के अंदर उनको आशानुरूप परिणाम नहीं मिले। नहीं, 95% से ज़्यादा जमानत जब्त हुई है। आशा के अनुरूप परिणाम का विषय ही नहीं है, दुर्गति हुई है। चलिए, आपकी बात से मानता हूं, लेकिन पंजाब के अंदर अप्रत्याशित जीत भी मिली। मतलब एक तरह से क्लियर बम्पर बहुमत के साथ उन्होंने पंजाब के अंदर पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। इस साल के अंत में हिमाचल और गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी बहुत ज़्यादा आशावादी दिख रही है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और हो सकता है वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। तो आप कैसे मानते हैं? मानने की जरूरत ही नहीं है। हिमाचल की तो सारी पार्टी पिछले दिनों में देख रहा था छोड़ छाड़ के आ गई। पार्टी जैसे बाढ़ में बह जाती है ऐसे बह गई, पार्टी बची कहाँ है? पंजाब एक, मैं कहूँगा कि ये नंबर 2 पर थे। नंबर 1 कोई जैसे टीवी चैनल है वो नंबर 2 पे चल रहा है, कोई 1 पे चल रहा है। एक वाला डाउन आ जाए तो 1 पे कौन जाएगा? 2 वाला। नंबर 2 में ये पिछली बार पंजाब में आ गए थे। 1 वाले ढह गए तो नंबर 1 पे दिखने लग गए। इतना ही है। इसलिए कोई उनमें पुरुषार्थ नहीं है। एक का ढहना है, एक ने अपनी कैप्टन साहब को बड़े बेआबरू करके निकाला। 4 लोग ऐसे ही चौकड़ी पीछे लगा दी उसके अध्यक्ष के। चन्नी साहब को जो हालत बनाई लोगों ने वो सबको मालूम है। अब खुद ही जो अपनी लुटिया डुबाने लग रहे थे तो जो बचा था वो आ गया। चलिए, पंजाब की बात हो गई। हम बात करते हैं हरियाणा की। हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी का आप क्या देखते हैं, कितने चैलेंज के रूप में आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर देखते हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद और उनके प्रभारी सुशील गुप्ता जी ग्राउंड पर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, निरंतर लोगों का जुड़ना हो रहा है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनके साथ गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
अशोक तंवर भी आम आदमी पार्टी की गाड़ी के अंदर सवारी के लिए चल निकले हैं। आप क्या मानते हैं, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं हरियाणा के अंदर? अभी तो कुछ नहीं देख रहा, कहीं आएंगे तो बात करेंगे। अभी तो जीरो है, किसी हमने- नगर हमने पालिका अभी- नहीं, कभी जीरो है अभी, किसी नगर पालिका में, किसी नगर परिषद में, किसी पंचायत में अभी कहाँ है आप? जीरो की अभी तो जीरो है, कहीं होंगे तो बात। अभी राज्यसभा अभी सब जगह जीरो हैं। राज्यसभा सांसद उन्हीं के हैं क्या देश में? मेरे भी राज्यसभा सांसद हैं, मैं उनके मेरे भी साक्षात्कार लोकसभा। अरे छोड़िए ना, मैं- अभी जेडीआरओ जीरो हैं, जी। कहीं नहीं है। जब आएंगे इतने से दिखेंगे तो बात करेंगे। अभी काहे को बात कर रहे हो? अभी तो जीरो है। तो मतलब आप बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं आम आदमी भाई पार्टी, अभी कोई अस्तित्व नहीं है। अभी कहाँ है भाई? आप बताइए ना, मैं आपको पूछ रहा हूँ, किसी नगर पालिका में, किसी नगर परिषद में, किसी पंचायत में कोई विधायक अभी तो कहाँ है? दस्तक देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ तो दे दस्तक, ठीक है देते रहे। जब दस्तक दे के कोई दरवाजा खुलेगा तो बात करेंगे। अभी तो दस्तक की काहे को बात भविष्य कर के रहे हैं? घर में जो सवाल है उसको वही रहने देते हैं। हाँ अभी कहीं नहीं है। अभी भविष्य में से निकलेंगे या गर्म में ही रहेंगे, वक्त बताएगा। चलिए, अभी आपकी एक विपक्षी पार्टी है जो पहले एक समय में जिनकी सरकार भी रही, इंडियन नेशनल लोकदल की, उनके सुप्रीमो है जो अभी अपनी जो उनका पुराना केस चल रहा था जिसमें वो सज़ा काट कर वापस आए। अभी हाल फिलहाल में उनका एक फैसला है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको दोषी करार दिया गया। फैसला अभी पूरी तरह से आना बाकी है। इसको देकर क्या देखते हैं, कि क्या लगता है, और इनेलो पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, एक तो सबको सबक लेना चाहिए भाई, आय से अधिक आमदनी रखना ये ठीक नहीं है। सभी के इस संदेश को समझना चाहिए। बड़े से बड़ा आदमी भी आय से अधिक आमदनी रखता है, इसके कारण से अगर उसको सज़ा मिलती है तो सभी लोगों के लिए जो आय से अधिक आमदनी रखते हैं उनके लिए ये चेतावनी है, और सबको इसको समझना चाहिए। और देश में इस विषय पर अगर कठोरता आती है तो जो हम देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने की बात करते हैं वो लड़ाई आगे बढ़ेगी। एक तरह से अच्छी बात है। उनकी आयु और उनके बाकी उसके कारण से जो भी उनकी व्यक्तिगत रूप से मेरा जो है उनके प्रति कोई शब्द कहना बनता भी नहीं है। वो बड़ी उम्र के हैं, बड़े राजनेता हैं, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा जो मैंने पहले कही है, आय से अधिक आमदनी रखने वाले सभी लोगों के लिए ये चेतावनी है, ये अलार्म है, और सबको समझना चाहिए देश से करप्शन इसी तरीके से ख़त्म हो सकता है। इनकी जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसके भविष्य को कैसे देखते हैं आप हरियाणा के अंदर? मुझे लगता नहीं कोई भविष्य है, क्योंकि आय से अधिक आमदनी के उनकी पार्टी के जो अभिनेता हैं उन पर भी मुकदमा चल रहा है। और देखिए, लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आदर्शवाद और संभावना, आदर्शवाद ख़त्म हो गया है, कोई आइडियलिज्म नहीं है। आप तरह तरह के मुद्दों पर बार बार आरोपित हो रहे हो, तो आइडियलिज्म कहाँ है? जब आपके सामने कोई आदर्श बात नहीं है, मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ आदर्शवाद होना चाहिए। बिना आदर्श के आइडियलिज्म की चीज़ें नहीं जाती। हर तरह की सत्ता नैतिक सत्ता के साथ आती है। सब तरह की सत्ता नैतिक सत्ता के साथ, जब नैतिक सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो बाकी पर सब प्रकार की सत्ता भी अपने आप समाप्त होती है। इसलिए राजनीतिक दलों को अपनी नैतिक सत्ता को बना के रखना, अगर वो सत्ता को बना के रखना चाहते हैं, उनके लिए अपरिहार्य होता है। अभी एक सवाल पिछले दिनों और निकल कर आया था जिस पर मैं आपकी टिप्पणी और प्रतिक्रिया चाहूँगा धनखड़ साहब। जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उनके जो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जब शपथ ली तो उसके बाद जो उन्होंने चुनिंदा कुछ घोषणाएं करी या फैसले लिए या जो लोगों के सामने आकर अनाउंसमेंट्स करी, उसके अंदर एक फैसला ये था कि 1 MLA 1 पेंशन को लेकर उन्होंने बड़ा पुरजोर के साथ एक बात रखी, अपना वक्तव्य रखा कि जो विधायक 5 बार भी विधायक बना है तो उसको 5 बार पेंशन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन एक ही बार मिलेगी, जिसको लेकर उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ इस पक्ष को रखा। बहुत से लोगों की अलग अलग राजनीतिक नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, कुछ ने सही ठहराया, कुछ ने टिप्पणी नहीं दी, कुछ ने अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आए। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो उन्होंने फैसला लिया, एक अध्यक्ष के तौर पर भी, एक नेता के तौर पर, आप क्या मानते हैं कि इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, आप 300 करोड़ से टोपी चमकाते रहो और 30 करोड़ वाली उनकी वो उतरवाते रहो, ये नहीं भैया, ये दोहरे मानदंड है। पेंशन 30 करोड़ 29 करोड़ कुछ है, 300 करोड़ का बजट आप अपनी टोपी चमकाने पर लगे हुए हो, ये सब समझते हैं साहब, कोई लोग बुद्धू थोड़ी हैं। इस बारे में बिल्कुल अलग अलग ढंग से विचार करना पड़ेगा। पहले तो ये जानना चाहिए कि 300 करोड़ की टोपी चमका रहे हैं और 30 करोड़ की उतरवा के जो है वो पटका उतरवा के कहना चाहिए, अगले शब्द पे नहीं जाता मैं, वो त्यागी बनना चाहते हैं। 300 करोड़ की टोपी पर बात करो पहले, पहली बात ये है।
दूसरी बात यह है कि हर विधायक की अलग अलग स्थिति है, सब विधायक एक समान नहीं है। सरिता नारायण है, हमारी बीजेपी की पुरानी विधायक है, जरा बात करो, पेंशन से काम चलता है। ईश्वर पलाका है, पेंशन से काम चलता है। एक बार डाटा लो, विधानसभा में कितने विधायकों ने अपनी पेंशन पर लोन लेके अपनी गाड़ी ली हुई है या घर बनाया हुआ है। ये सब विधायक संपन्न नहीं है। अगर कोई अभय सिंह जैसा संपन्न है जिस पे आय से अधिक का केस चल रहा है, छोड़ दे वे। अभय सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया छोड़ देना, पेंशन भी छोड़ दें। छोड़ देना है ना, उसके पास उसी पर तो केस है भैया, आय से अधिक आमदनी का छोड़े। तो जिनके पास अधिक है, सबको एक समान नहीं हो सकता, जिनके पास अधिक है उनको छोड़ना चाहिए। सबके फार्म भरे जाते हैं, किसके पास कितना है। हम एक मिनट, सबके पास फार्म भरे जाते हैं, किसके पास कितना है, कौन कितने करोड़ का मालिक है। कोई 100 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है, कोई 10 करोड़ का है, कोई 1 लाख का है, कोई 5 लाख का है। सब राजनीतिक लोग संपन्न नहीं होते, गरीब घरों से भी विधायक बनते हैं। इस चीज को उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि किसकी किस प्रकार की आवश्यकताएं, आर्थिक स्थिति है, आगे के जीवन की आवश्यकता है। कई लोगों को लगता है बड़ा आइडियलिस्टिक लगता है कि ये कहने में बहुत आइडियलिस्टिक बात है, सारी उम्र लगा के लोग विधायक बनते हैं। चलिए धनखड़ साहब, आखिरी 2 सवाल आपसे। एक आपसे पहले संक्षेप में प्रतिक्रिया चाहूँगा, उसके बाद अपने सवाल को पूरा करूँगा। कोई भी नेता या कोई भी पार्टी जो राजनीति के अंदर आती है, उनका सबसे पहला ध्येय जो कहने के लिए हर नेता बोलता है कि मैं जन सेवा के लिए आया हूँ, मैं जन सेवा के लिए आया हूँ। आपसे एक संक्षेप में पहले प्रतिक्रिया लूँगा। क्या जन सेवक जो राजनीति के अंदर आया है, वो राजनीति में आने के बाद अगर मान लीजिए उसको सत्ता पक्ष पर काबिज होने का मौका नहीं मिला, जनता द्वारा मैंडेट मिलने से वो इलेक्ट नहीं हुआ, या एक बार इलेक्ट हुआ और अगली बार वो इलेक्ट नहीं हुआ और वो विपक्ष में आके बैठ गया, तो जन सेवा की भावना बनी रहनी चाहिए, तब भी रहनी चाहिए। जन सेवा की भावना रहनी चाहिए कि जनता के हित की बात होगी तो वो हाथ उठाएगा और बोलेगा कि मैं जनता के इस फेवर की बात में उसके साथ हूं। होना चाहिए धनखड़ साहब, चाहे वो विपक्ष में भी है। मैं फिर अपना सवाल पूरा करता हूं, देना चाहिए उसको जी। अब मेरा सवाल धनखड़ साहब ये है, ये जनता के मन की है, जनता की मैं आपको नब्ज बता रहा हूं जो जनता जानना चाहती है। जब कोई पार्टी सत्ता के अंदर होती है, वो सत्ता के अंदर होते हुए कोई नियम कानून बनाती है, वो नियम कानून, आज मैं बात करता हूं, आज आप सत्ता पे हैं, आज से 7 साल पहले 8 साल पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर आप भी विपक्ष में बैठते थे, विपक्ष के अंदर भूमिका निभाते थे। आज जब भी कोई पार्टी विपक्ष के अंदर बैठती है, जनता का मैंडेट मिलता है, तो सबसे पहले वो कहती है कि हम विपक्ष के अंदर बैठने को तैयार हैं, जनता का मैंडेट स्वीकार है, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। जब भी इस देश के अंदर बजट घोषित किया जाता है, चाहे वो प्रदेश का बजट हो, चाहे वो देश का केंद्रीय बजट हो, जिस दिन बजट घोषित किया जाता है तो उस दिन सत्ता पार्टी उस बजट को जोर शोर से प्रसारित करती है कि देश के लिए हर तरह से अनुकूल बजट है, इससे बेहतरीन बजट इस देश के लिए हो नहीं सकता। जबकि हमने आज तक विपक्ष के मुंह से यह नहीं सुना कि बजट ये देश के बेहतरी के लिए है। वो उसके अंदर कमियां निकालते हुए उसको फ्लॉप बजट, उसको बेकार बजट, जनता से वो ठगा हुआ बनाते हुए बजट, इस तरह की बातें करता हुआ। क्या उस समय जब बजट पेश किया जाता है, सत्ता पार्टी पेश करती है, इतना उसके पीछे दिमाग लगता है, उसके पीछे रिसर्च होती है, पूरी डिटेल्स होती हैं, उसके बाद वो बजट पेश किया जाता है। कोई नए नियम या कानून बनाए जाते हैं, नई जो पार्टी होती है संसद के अंदर कानून पास करती है, तो बहुत सारे विचारों उसके पहलुओं के ऊपर विचार विमर्श करके वो कानून बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उस टाइम ये जन सेवा की भावना विपक्षी पार्टी से कहाँ गायब हो जाती है? उसको ऐसा लगता है कि अगर सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिला दी तो हमारा तो आने का दरवाजे बंद हो जाएंगे, हम राजनीति कर ही नहीं पाएंगे, हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी 10 फैसले लेती है हरियाणा प्रदेश के लिए, और 10 के 10 पे अगर कांग्रेस पार्टी मोहर लगा दे कि ये जनता की फेवर के हैं, तो जनता पार्टी हरियाणा कांग्रेस के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के तो दरवाजे बंद हो गए। इसलिए वो जानबूझ के उसको अपोज करती है, उसके नेता बयानबाजी करते हैं। तब ये जन सेवा की भावना कहां चली जाती है? तब ये लोग क्यों नहीं मानते, या नेता क्यों नहीं मानता, पार्टी क्यों नहीं मानती कि हम विपक्ष में हैं, सकारात्मक भूमिका निभाएं? ये सवाल मुझे लगता है आपके दिल के नजदीक है जी। ये मैं जनता का सवाल बता रहा हूँ, ये जनता का सवाल है, मैं जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ। पूछना तो अच्छा है, लेकिन आपके भी दिल के नजदीक है। देखिए, आप जो बात कह रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत मौक़ों पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष की बातों को सराहा है। जब बांग्लादेश की विजय हुई तो अटल जी ने इंदिरा को दुर्गा कहा। जब नरसिंहा राव को भारत का पक्ष रखवाने की जरूरत थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा। भरोसा है ये पक्ष
विपक्ष और सत्ता पक्ष का। और ये लोकतंत्र में ऐसा भरोसा भिन्न भिन्न मौक़ों पर अभिव्यक्त होना बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक व्यूज की बात है, बजट क्या है? बजट ये है कि मैंने कौन सी 10 चीज़ों को प्राथमिकता दी, ये बजट है। मेरे प्रतिपक्षी को लग सकता है कि 6 और चीज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। इसलिए किसी भी विषय पर दो राय होना ये कोई विशेष बात नहीं है, साधारण बात है। मुझे एक व्यक्ति मुझे ले गए एक आंध्र प्रदेश में, और उन्होंने मुझे एक उस किसी संस्था का वो दिखाया, भवन दिखाया। उन्होंने कहा देखिए इतना अच्छा बना, इतना अच्छा बना है। बाद में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है इतना अच्छा बनाने की जरूरत नहीं थी, थोड़े कम में भी चल जाता। हाँ, पक्ष दोनों पक्ष हो सकते, तर्क तो पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। चाहिए। अटल जी के बारे में एक बात कहते थे, अटल जी की स्वीकार्यता का भी ये कारण था, जो सब नेता उनको अपना नेता मानते थे या उनको प्रेम करते थे। उनके बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इंडिया टुडे में, और उसके बारे में एक लाइन कही गई थी जो आखिरी लाइन थी। वो लाइन मुझे बहुत प्रिय भी लगती है, मैं उसका बहुत जिक्र भी करता हूँ। अटल जी ने जीवन के इस सत्य को समझ लिया है कि सत्य कभी एक तरफा नहीं होता। तो बहुत सारी बातें सत्ता पक्ष की ठीक हो सकती हैं क्योंकि वो विचार करके लाए, लेकिन बहुत सारी बातें विपक्ष की भी ठीक हो सकती हैं। उनको लगता है कि उन 10 चीज़ों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी। इसलिए इस बात को सहजता से लेना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, हम कौन सी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इशारा करना तो धनखड़ साहब ठीक है, लेकिन आम तौर पर सत्ता पक्ष की मुखालफत करते हुए विपक्ष को देखा जाता है। कुछ मौक़ों पर पॉजिटिव भूमिका भी निभानी चाहिए और बहुत मौक़ों पर निभाई है। मैं बताता हूँ आपको, मैं जब कृषि मंत्री था, पशुपालन मंत्री था, जब मैंने गौ संरक्षण गौ संवर्धन का प्रस्ताव रखा था विधानसभा में विधेयक, समस्त पार्टियों ने मेरा समर्थन किया था, पूरे बहुमत से पास हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि हर मौके पर अलग होते हैं, बहुत मौक़ों पर साथ आते हैं। वो दिन मुझे याद है, बल्कि शाम को उस दिन भोज भी रखा था मैंने इस खुशी में, तो सब उस बात की प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हर समय विपक्ष और सत्ता पक्ष बढ़ता है, बहुत मौक़ों पर साथ भी आता है। चलिए, अंतिम सवाल धनखड़ साहब, हालांकि अभी विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत समय बाकी है, बट आप जिस तरह से आपकी पार्टी आश्वस्त लग रही है, संगठनात्मक तौर पर काम कर रही है, धरातल पर जनता के बीच में जाना और निरंतर उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करती है, आप मानते हैं कि अपने काम के दम पर, विकास के दम पर, अपनी जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उसको लेकर पुनः इस बार आप जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता इस बार फिर से आपके कामों पर मोहर लगाने का काम करेगी? और क्या इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार लाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी, या इस बार भी उसको लगता है कि पूर्ण बहुमत नहीं आया तो किसी साथी पार्टी का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी? मैं मोदी जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने करोड़ों चीज़ों को करोड़ों घरों तक पहुंचाया है। 10 करोड़ घरों में रसोई गैस पहुंचाई है सभी किसान परिवारों को जो पात्र हैं। किसान सम्मान निधि जाती है, अभी 31 तारीख को फिर जाएगी। किसानों को डायरेक्ट पेमेंट होने लगी है। आयुष्मान का कार्ड पहुंचा है। इलाज के लिए अस्पताल में पैसे देने के लिए नहीं होते थे, लोग कहते थे नीले पत्ते की गोली ले लूँगा, हरे पत्ते की गोली ले लूँगा, लेकिन लोग आज अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इतने बड़े देश में सारे देश को वैक्सीनेट करके रिकॉर्ड रखा हुआ है सब, छोटी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो वैक्सीन आने में डिकेड लग जाया करते थे। तो जो डिलीवरी हुई है और जिस डिलीवरी का साक्षी हैं लोग, हाथ खड़ा कराते थे सभाओं में, अब तो जरूरत नहीं पड़ रही। किसी के घर गैस नहीं है तो बताओ, नहीं तो भारत तो ऐसा देश था, बस आई जो चढ़ गए रह गए, ट्रेन आई जो चढ़ गए रह गए, नहीं मिला उनको, नहीं मिला। आज सबकी चिंता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र एस्टेब्लिश हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां सरकार के माध्यम से होम डिलीवरी कर रही है सुविधाओं की, और इस कारण से ये लाभार्थी जैसा वोट बैंक आया कि यस, हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे घर में शौचालय देती है। 2014 से पहले बहुत बड़ी संख्या में देश बाहर जाता था लोटा बोतल उठा के। बदला है भारत, और इस बदले हुए भारत के कारण लोगों ने माना है, कृतज्ञता उनके में भाव आया। हमारे मन में कृतज्ञता है कि हमको आशीर्वाद दिया है जनता ने। 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को छुटकारा मिला है। हरियाणा का सेक्स रेशियो अच्छा हुआ है। मोदी जी ने झोली फैला के कहा था हरियाणा में आके कि हरियाणा के लोगों अपनी बेटियों को बचाओ।
तो ये जो बदलाव है, लोग इस बदलाव को समझ रहे हैं, पॉजिटिवली ले रहे हैं, और इसी कारण से मोदी जी के प्रति लोगों के मन में एक आस्था बढ़ी है और उनको लेकर आए हैं दोबारा। और मुझे लगता है कि यही चीज़ हमको तीसरी बार लेकर आएगी, क्योंकि डबल इंजन सरकार का फ़ायदा क्या होता है, वहाँ बीमा शुरू हुआ, मैं कृषि मंत्री था, या मैंने उसी दिन लागू कर दिया। हरियाणा के किसानों को 85 करोड़ का मुआवजा मिल चुका है, पंजाब का लागू ही नहीं किया जी। ये फर्क है डबल इंजन होने का। चीज़ ऊपर से आती है, हम तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं। मोदी जी ने कहा अटल पेंशन देंगे, कुछ का हिस्सा राज्य सरकार दे, कुछ हिस्सा केंद्र सरकार दे। मनोहर जी ने कहा कि नहीं, किस व्यक्ति वाला भी हम दे देंगे। 12 रुपये का बीमा, 365 का बीमा, एक दिन में 1 रुपया, एक महीने में 1 रुपया। मनोहर लाल जी ने कहा नहीं, ये भी हम देंगे। टॉप अप कर दिया 4,000 रुपये 6,000 पर, कि हम गरीबों को 4,000 रुपये दे के हम ये चीज़ें उसमें और शामिल करा देंगे। ये है, ये डिलीवरी का युग है साहब, आखिरी व्यक्ति तक चीज़ें जा रही है। वो वक्त नहीं है जहाँ राहुल के पापा ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। ये वो जमाना नहीं है साहब। अब 2,000 देते हैं, 2,000 पहुँचते हैं, 31 को फिर मोदी जी देंगे, फिर किस्त पहुँच जाएगी। संक्षेप में धनखड़ साहब, इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी अपनी विधानसभा में अपने कामों के दम पे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तीसरी बार केंद्र में बहुमत लिया है, गोवा में तीसरी बार सरकार बनी है, और तीसरी बार गोवा वाला मुझे बहुत अपील कर रहा है, तीसरी बार आना है हमको भी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार सरकार में आएगी अपने बलबूते पर। चलिए धनखड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी प्रदेश की सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए। आप यूं ही जिस तरह से आपने काम गिनवाए कि मोदी सरकार के अंदर किस तरह से देश और लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनके अथक प्रयासों से प्रदेश की, आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार भी निरंतर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में निरंतर लोगों को लाभान्वित करने का, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का सकारात्मक प्रयास कर रही है। उसी दृष्टि में आगे भी बढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले निकाय चुनावों के लिए, पंचायत चुनावों के लिए आपकी पार्टी को, आपकी संयुक्त पार्टी सरकार को जो जजपा और भारतीय जनता पार्टी की है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी दीपक जी, और MH1 का भी, एक अच्छे आपके सवालों के लिए भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेशाध्यक्ष श्री OP धनखड़ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह केंद्र में भी आने वाले केंद्रीय चुनावों के अंदर भी तीसरी बार सरकार बनाएगी, मोदी सरकार तीसरी बार भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। लोगों का प्यार, अथाह प्यार, स्नेह, विश्वास उनको मिल रहा है। मोदी सरकार की नीतियों में जो काम लोगों के लिए किए जा रहे हैं, उनसे लोग उनमें विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उसी तरह से प्रदेश के अंदर भी आने वाले निकाय पंचायत चुनाव में भी बहुत ही बम्पर जीत हासिल करेंगी भारतीय जनता पार्टी और जजपा की संयुक्त जो सरकार चल रही है। और विधानसभा चुनाव के अंदर भी उन्होंने इस तरह का विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी। अगले एपिसोड के अंदर एक और खास मेहमान से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, उनके राजनीतिक परिवेश में अगली चर्चा को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए MH1 प्राइम।